हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को, जिसमें जो है मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ रहे थे मुगल वंश को, जिसमें हमारा जो है आज हम देखेंगे यहाँ पर जहांगीर और शाहजहां इन दोनों के शासनकाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। जहांगीर का जन्म जो है तो ये 30 अगस्त और 1569 ईस्वी को हुआ था। इसका ये पहला विवाह कहाँ हुआ था? आमेर, जो कि जयपुर के राजा थे भगवान दास, इनकी पुत्री। और ये राजा मान सिंह की बहन थी, जो मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ था। खुसरो मानबाई की संतान थी। और सलीम का दूसरा विवाह जो है तो ये उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, इनसे हुआ था। और शाहजादा खुर्रम जो था वो इसी का पुत्र था, किसका? जहांगीर का। आगरा के किले में आगरा के किले में 1505 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। और उसने जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह ये काजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद जो है प्रदान किए, जिनमें से एक थी अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव भी था। और अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन जो है उदारता से आरंभ किया। और गद्दी पर बैठते ही उसने जो है विभिन्न लोक हितकारी आदेश दिए, जिसमें थी दो प्रथाएं थी, दुअस्पा एवं सिंगस्पा प्रथा जो थी तो ये जहांगीर ने चलाई थी। दुअस्पा प्रथा और सिंगस्पा प्रथा जो ये थी जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत जो है बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। इसमें जो ये दुअस्पा थी तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के जो है दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सिंहस्पा जो थी तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। चित्तौड़गढ़ की संधि जो हुई थी तो ये राणा अमर सिंह और ये बादशाह थे जो जहांगीर, इनके बीच में हुई थी 1615 ईस्वी में। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ जो है इसमें इसका समस्त भूभाग वापस कर दिया गया था, जो कि अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद जो है नूरजहां जुनता दल का निर्माण किया गया। और इस जो है गुट के प्रमुख सदस्य थे कौन? इतामुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, जो नूरजहां का पिता थे। और असमत बेगम ये नूरजहां की माँ थी। आसफ खां ये नूरजहां का भाई था। एवं शहजादा खुर्रम जो बाद में शाहजहां कहलाया। ये इस गुट का प्रभाव जो है तो ये 1627 ईस्वी तक रहा था। और नूरजहां से प्रभावित ये जहांगीर के शासनकाल का शासनकाल है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो कि 1611 से लेकर 1622 ईस्वी तक रहा। और दूसरा जो शासनकाल वो 1622 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में क्या हुआ कि खुर्रम इस जो है गुट से अलग हो गया था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं विलियम हॉकिंस, जो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस जो थे तो ये 1608 से लेकर 1611 तक ये जो जहांगीर का शासनकाल रहा था। तो ये जहांगीर के दरबार में आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पहला राजदूत था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ये मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले जो है ये पहले अंग्रेज थे। जहांगीर ने हॉकिंस को जहांगीर जो थे तो इन्होंने हॉकिंस जो थे तो इनको ये इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया था। और जहांगीर के दरबार में आने वाले जो दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता था तो वो था सर थॉमस रो थे। और सर थॉमस रो ये 1615 से लेकर 1619 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सितंबर ये 1615 में जो है सूरत पहुंचे थे। और जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। 1615 में पहुंचे थे सूरत में और 1616 में वो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। उसे बादशाह के साथ जो है मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार भी खेलने गए थे और वह आगरा में 1 वर्ष तक रहे भी थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर पीटर मुंडी जो था ये ब्रिटेन का यात्री था। ये शाहजहां के समय में आया था। फ्रांसिस्को पेल्सट और डच पर्यटक था, जो कि ये जहांगीर के समय में भारत आया था। इसने जो अपनी एक ये पुस्तक लिखी थी, जहांगीर इंडिया द रेमेंस्ट्रेटाइट आप ये फ्रांसिस्को पेल्सट ये पुस्तक थी इसकी किसकी? ये फ्रांसिस्को पेल्सट जो कि डच पर्यटक यात्री था। ये जहांगीर के समय का इसने अद्भुत विवरण लिखा था। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी जो है पराकाष्ठा पर थी। मुगल चित्रकला जो थी तो ये जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी। पहले चित्रकारी जो थी ये हस्तलिखित ग्रंथ की विषय से संबंधित ये जो
मतलब ये हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से जो मुक्त कर दिया था। और जहांगीर के समय के ये सर्वोत्कृष्ट जो मतलब एक चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ये दो मतलब इनके समय के, जहांगीर के समय के मतलब महत्वपूर्ण चित्रकार थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन दोनों को जो है क्रमशः नादिर उल अस्त्र उस्ताद मंसूर की तथा दूसरी ये नादिर उल जमा अबुल हसन को मतलब ये उपाधियां प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर जो थे तो ये मतलब प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, और जबकि अबुल हसन जो थे तो ये व्यक्ति विशेषज्ञ चित्रकार थे। मतलब कि उस्ताद मंसूर जो था तो ये मतलब पक्षियों की चित्रकारी करने में विशेषता रखता था, विशेषज्ञ था। और जो ये अबुल हसन थे तो ये मतलब व्यक्तियों के विशेष चित्रकार थे, व्यक्तियों के मतलब चित्रकारी में इन्हें महारत हासिल थी। आगे बात करेंगे यहाँ पर, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा जो है ये फारसी भाषा में लिखी थी और उसका नाम तुझ्क ए जहांगीरी रखा था। फारसी भाषा में लिखी थी और तुझ्क ए जहांगीरी नाम रखा था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के बाद शीघ्र विद्रोह किया और 1606 ईस्वी में ही उसे पराजित हुआ। और 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां मतलब ये विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया। और ये 1626 ईस्वी में महाबत खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे जो क्रमशः कहाँ पर मतलब बाबर का है काबुल में और जहांगीर का शाहदरा और ये जो कि मतलब लाहौर में स्थित है, ये कहाँ पर अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित है। इतामुद्दौला का मकबरा जो है तो ये नूर जहां ने 1622 से लेकर 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग जो कि मतलब इतामुद्दौला की याद में बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर में बनवाई गई थी। ये मतलब पहला ऐसी मतलब है कि जो ये पूर्णतः पूरी प्रकार तरह से मतलब संगमरमर से बनवाई गई थी। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा जो है ये पित्रा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया था। बात करेंगे अब यहाँ पर गोविंद महल की। गोविंद महल जो है तो ये मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है, 7 मंजिला महल है और इसका निर्माण जो है तो ये 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा ईंट एवं पत्थरों से करवाया गया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को। देखते हैं पहला क्वेश्चन है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये प्रथा शुरू की थी किसने? जहांगीर ने। ये प्रथा शुरू की थी कहाँ? किसने? जहांगीर ने। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में ये हस्ताक्षरित हुई थी? ये हुई थी किसके? जहांगीर के शासनकाल में। 1615 ईस्वी में ये राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य में चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने जो है ये राणा को मतलब चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त दे दी और मतलब इनका जो है समस्त भूभाग था वापस कर दिया, जो अकबर के समय से क्या था? मुगल का मतलब आधिपत्य में था। मुगलों ने मतलब इस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? दो लोगों को मतलब भेजा था। तो पहले थे कौन? हॉकिंस। उसके बाद आए थे सर थॉमस रो। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। विलियम हॉकिंस 1608 से लेकर 11 ईस्वी तक मतलब जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा था और सम्राट जहांगीर ने उसे 400 मनसब भी मतलब 400 का मनसब प्रदान किया था। उसने उसे हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री थी उससे विवाह करा दिया था। और सर थॉमस रो जो था ब्रिटिश सम्राट ये जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था, जो कि मतलब ये भी जहांगीर के दरबार में ही आया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो ये जेम्स प्रथम के मतलब राजदूत तो थे, हम देख चुके हैं। ये जेम्स प्रथम का राजदूत जो था मतलब तो ये कौन था? ये थे थॉमस रो। सर थॉमस रो जो थे तो ये जेम्स प्रथम के राजदूत थे, लेकिन यहाँ पर कहीं पर जो है थॉमस रो का नाम दिया नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किसको? हॉकिंस को। इंग्लिश खां की उपाधि दी थी किसको? विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने। देखेंगे नेक्स्ट है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में जो है सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे? तो वो आए थे किसके? जहांगीर के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो ये आए थे कब? 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। ये ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे और 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचे थे और जनवरी 1616 में ये अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो ये कौन से? सर थॉमस रो थे। नेक्स्ट है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये दिया था कहाँ पर? अजमेर में। थॉमस रो जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिले थे और भारत में 1615 से लेकर 1619 तक रहे थे और 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड ये लौटे थे और मुगल दरबार में अंग्रेजों का जो है इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। ये मतलब फरमान उन्होंने दिया था जहांगीर ने कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार जो है स्वागत होता रहेगा, ये फरमान लेकर वो लौटे थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये विदेशी यात्री हैं और उनके यहाँ पर आने का जो है सही क्रम बताना है। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं विलियम हॉकिंस। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत थे जो ये अगस्त 1608 में सूरत में तथा अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचते हैं। उसके बाद आते हैं रॉल्फ फिंच जो कि ये भारत आने वाले मतलब इंग्लिश यात्री थी और ये 1583 ईस्वी में गोवा पहुंचते हैं। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत थे जो कि सितंबर 1615 में सूरत पहुंचते हैं और निकोलस डाउंटन जो थे तो ये 1614 से लेकर 1615 में भारत आते हैं। देखिए नेक्स्ट, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था कौन? फ्रांसिस्को पेल्चर्ट थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन जो है हम अभी देख ही चुके हैं। मतलब ये पीटर मुंडी जो थे ब्रिटेन के यात्री थी और शाहजहां के समय में आए थे और निकोलो मानुची जो थे तो ये इटली का यात्री था। ये विलियम हॉकिंस को अभी देख ही चुके हैं, इनकी पुस्तक देख ही चुके हैं भी, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में जो है भारत की यात्रा की थी? तो ये की थी किसने? फ्रांसिस्को पेल्चर्ट ने। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो भारत में मकबरा किसका नहीं है? मकबरा नहीं है जहांगीर का और बाबर का, औरंगजेब और हुमायूं का मकबरा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? इनको दफन किया गया है कहाँ पर? लाहौर में। जहांगीर को दफन किया गया है लाहौर में और लाहौर में इनका मकबरा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? भारत से बाहर स्थित है मकबरा किसका? ये जहांगीर का। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो मुगल काल में जो चित्रकला थी तो ये पराकाष्ठा पर पहुंची थी जहांगीर के राज्यकाल में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया और फारूक बेग, दौलत मंसूर, अबुल हसन आदि उसके मतलब काल के ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी ये कलात्मक प्रतिभा की बदौलत जो है मुगल चित्रकला का इतिहास है उसमें मतलब अपना नाम जो है स्वर्णाक्षरों से अंकित करवाया। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे तो वो उस्ताद मंसूर, अबुल हसन थे और सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः ये नादिर उल अस्त्र उस्ताद मंसूर को तथा नादिर उल जमा अबुल हसन को उपाधियां प्रदान की थी। उसमें जो ये मतलब उस्ताद मंसूर था ये पक्षी विशेषज्ञ था और अबुल हसन जो ये व्यक्ति विशेषज्ञ चित्रकार था। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो शीर्ष बिंदु पर थी किसके? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो नादिर उल जमा की पदवी दी थी किसको? अबुल हसन को। नेक्स्ट है, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किसी एक चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी? तो प्रदान की गई थी किसको? मंसूर को। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था तो वो था कौन? मंसूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल बादशाह में से किसने अपनी ये ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी थी? अपनी आत्मकथा ये फारसी में लिखने वाला था कौन? जहांगीर था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन।
जहांगीर जो है ये एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुझ के जहांगीरी रखा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा ने अपने गुणों के साथ साथ व्यक्तिगत दोषों को भी लिपिबद्ध किया था। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग ग्रंथ की प्रस्तावना, जो कि जहांगीर की मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी द्वारा लिखी गई थी। इसके अंतर्गत बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया। और दूसरा भाग तो जो ग्रंथ का मतलब मूल भाग है, इसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी। ग्रंथ के तीसरे भाग की रचना भी मोहम्मद हादी ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तो ये तुझ के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। तो अबुल फजल का जो हत्यारा था उसको पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। देख लेते हैं क्यों। नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने जो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह काजी की उपाधि धारण की गई उसे, और जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन जो है उदारता के साथ आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न जो है लोक हितकारी आदेश भी दिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाले थे कौन थे? खुर्रम थे, महाबत खां थे और खुसरो थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। और 1630 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली ये मुगल सेना ने दमन किया। और 1626 ईस्वी में जो है तो महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध ये विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, खुसरो था तो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो था पुत्र किसका? जहांगीर का ही था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था और इसने अपने मामा मानसिंह एवं जो ससुर मिर्जा अजीज कोका की सह पर ये 1606 में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध इसने मतलब अपने पिता के ही विरुद्ध इसने विद्रोह कर दिया। और जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। और बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह असफल रहा। असफल होने पर वह क्या हुआ, भैरोवाल नामक स्थान पर ये जो था मतलब पिता और पुत्र के बीच में क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया, जिसमें खुसरो पराजित हुआ और उसको क्या किया गया, पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण इसे जो है अंधा करवा दिया गया था। और खुर्रम जिसने शाहजहां ने मतलब अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ये ले जाकर 1622 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो ये था कौन? जहांगीर। जहांगीर जो था तो ये नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां गुट मतलब जुनता दल का ये निर्माण किया और इस गुट के प्रमुख सदस्य थे कौन? इदामुद्दौला या मिर्जा गियास, जो कि मतलब नूरजहां के पिता थे। असमत बेगम ये नूरजहां की माँ थी। आसफ खान नूरजहां का भाई थे। और शहजादा खुर्रम जो बाद में शाहजहां बना, लेकिन जहांगीर जो है इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो वो था कौन? महाबत खान। नेक्स्ट है, इतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये बनवाया था किसने? नूरजहां ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। इतामुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित अत्यंत अलंकारिक इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ये परचिनकारी या पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है परचिनकारी या पिट्राड्यूरा, ये दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इससे संबंधित है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। ये जो परचिनकारी या पिट्राड्यूरा है तो ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। और भारत में जो है पिट्राड्यूरा नाम का ये जड़ाऊ कार्य जो है सर्वप्रथम किसमें? इतामुद्दौला के मकबरे में किया गया। और इस मकबरे का निर्माण जो है जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक तरफ मतलब निर्माता दिए हैं, एक तरफ उनके स्मारक दिए हैं। देखते हैं कौन सा स्मारक किसका है। तो संभल की जामा मस्जिद का मतलब बाबर द्वारा
और दिल्ली स्थित ये दीन पनाह का हुमायूं द्वारा तथा आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल का अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया है, जबकि ये जहांगीर ने सिकंदरा आगरा में अकबर के मकबरे का अकबर के जब मकबरा था इसको पूर्ण करवाया था। तो यहाँ पर जो चारों चीजें चारों क्लियर हो गए। ये संभल की जो जामा मस्जिद बाबर के द्वारा दिल्ली में स्थित दीन पनाह का हुमायूं द्वारा तथा आगरा में जो किला स्थित है ये जहांगीरी महल का अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया था और जहांगीर ने सिकंदरा आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट है गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। ये स्थित है कहाँ पर? दतिया में। और दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा ये ईंट एवं पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेला काल के हिंदू वास्तुशिल्प का अप्रतिम उदाहरण है और गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग और अन्य वास्तुशिल्प जो है पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट है बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अकबर का मकबरा है कहाँ? सिकंदरा में। जहांगीर का शाहदरा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। बाकी ये शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में ना होकर देखते हैं कहाँ पर है। ये अजमेर में ना होकर कहाँ है? दिल्ली में है। और 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी प्रमुख थे। अब हम यहाँ पर देख लेंगे शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां जो है तो 1592 ईस्वी में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जो थी जगत गोसाई थी और 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो से उसका विवाह हुआ था, जो कि बाद में इतिहास में ये मुमताज महल के नाम से जानी जाने लगी। तो उनका नाम क्या था पहले? अर्जुमंद बानो बेगम। उसके बाद ये 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने शानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है। आगरा में उसका राज्याभिषेक होता है और इसी ने जो है राजधानी आगरा से कहाँ? शाहजहानाबाद स्थानांतरित की थी। किसने? शाहजहां ने। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। यहाँ के शासक जो होते हैं हुसैन शाह तृतीय को ग्वालियर के किले में कैद करके निजाम शाही सरदार शाहजी भोंसले ने एक बच्चे मुर्तजा निजाम शाह तृतीय के नाम से मुगलों से जो है संघर्ष जारी रखा और अंत में 1636 ईस्वी में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में जो है घेर लिया गया। और यहाँ पर शाहजी ने जो है शाहजी ने जो है बहुत से किले तथा मुर्तजा निजाम शाह तृतीय को जो है मुगलों को सौंप दिया और मुर्तजा जो निजाम शाही तृतीय भी क्या थे ये ग्वालियर के किले में कैद कर दिए गए तथा शाहजी ने जो है बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार जो है यहाँ पर बीजापुर राज्य है इसकी सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहां के समय गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से जो है ये संधि कर ली थी। किसने? शाहजहां के समय में गोलकुंडा और बीजापुर जो थे तो इन्होंने ये मुगलों से संधि कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करेंगे शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले जो कि 1636 से 44 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा था और तथा 1653 से लेकर 1658 ईस्वी तक यह पुनः दक्कन का सूबेदार रहा था। कौन? औरंगजेब। ये गंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि गंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के जो है शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। शाहजहां के शासनकाल में ये 1649 ईस्वी में गंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र केंद्र के दृष्टिकोण से एक जो है बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि गंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो है मुगलों की स्थिति वहां पर अपेक्षाकृत दुर्बल हो रही थी। इसलिए शाहजहां जो थे तो शाहजहां के समय में गांधार अंतिम रूप से क्या हुआ था? मुगलों के अधिकार से निकल गया था। और शाहजहां के वल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे वल्ख और वदख्सा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच जो है बफर राज्य बन सकें। आगे बात करेंगे यहाँ पर शाहजहां का काल जो था तो शाहजहां का काल ये मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां का जो काल था तो इसमें ये विशेष उन्नति हुई थी और इस काल में जो है फारसी भाषा में 2 शैलियां प्रचलित हुई थी। प्रथम थी भारतीय फारसी तथा दूसरी थी ईरानी फारसी। जो भारतीय फारसी शैली के विद्वानों में थे अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस या चंद्रभान ब्राह्मण आदि थे। और ईरानी फारसी शैली के विद्वानों में थे कौन? अमीनाई, कज़वीनी तथा जलालुद्दीन तबातबाई प्रमुख थे।
ईरानी पद्य शैली का जो है इस समय का मतलब अधिक बोलबाला था और शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि भी उसने नियुक्त किया था। और कलीम के अतिरिक्त जो है फारसी कवियों में कौन थे? सईदाई गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद कासी, सायब, सलीम मसीह, रफ़ी, फारूक मुनीर, शोदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक दिलेरी, ये सभी मतलब थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर कविंद्राचार्य। ये कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थी। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधि का अनुपम जो है समन्वय था। कविंद्र कल्पता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। और सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान जो है संस्कृत का मर्मज्ञ था। इनको मतलब ये सरस्वती की उपाधि धारण थी। इसलिए बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा का कर जो है समाप्त करवा दिया था। ताजमहल के ये निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों और वास्तुकारों का एकत्र किया था। और ताजमहल की वास्तुकला में जो है तो ये भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला को संतुलित इसका ये समन्वय दिखाई देता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में है दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद आगरा की, खास महल, मुशम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली की, ताजमहल तथा लाल किला ये प्रमुख है। ये सभी इमारतों का निर्माण किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। आगे बात करेंगे यहाँ पर अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अपने सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। और शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम जो है तो ये लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार का नाम है दिल्ली दरवाजा। पश्चिमी द्वार लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी द्वार दिल्ली दरवाजा कहलाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें से जो है इसमें कितने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुल ने जो है लघु अकबर की संज्ञा दी थी। और यही नहीं, शाहजहां ने भी जो है दारा को यह शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। और जो है मज्म उल बहरीन द्वारा ये दारा की मूल रचना है। कौन? मज्म उल बहरीन। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ द्वारा शिकोह सर्वाधिक सुसज्जित और अध्येता लेखक था। उसने जो है अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का मतलब अध्ययन किया एवं उपनिषद, योग, वशिष्ठ और ये भगवत गीता आदि हिंदू ग्रंथ जो थे तो इनका फारसी में अनुवाद करवाया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा ये प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज था सिजदा, इसको समाप्त कर दिया था। ये भी बहुत मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिजदा जो है स्टार्ट किसने किया था? तो इसने सिजदा और पापोस प्रथा जो थी तो ये चलाई थी किसने? बलबन ने। और समाप्त इनको किया था किसने? शाहजहां ने। 1636 से लेकर 37 ईस्वी में सिजदा प्रथा को अंत कर दिया गया और जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई। और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर बनाने की, ये पहनने की जो थी मतलब प्रथा, इसको भी मनाही कर दी गई। यहाँ पर डॉक्टर A.N. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी जो है वस्तु कला की दृष्टि से ही सत्य माना जाता है। एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल के बारे में लिखा है कि शाहजहां का काल जो है भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक मैप दिया है, इसमें दर्शाया गया है किसको? यहाँ पर काबुल को, फिर बलूचिस्तान को, और फिर इधर जो है ये अपना मतलब अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर ये गोलकुंडा, इधर फिर बीजापुर, और इधर ये जो है अपना मतलब ये श्रीलंका जो है, इसको दर्शाया गया है यहाँ पर सब इसको। और इसमें ये पूछा गया है मतलब ये जो है ये छायित क्षेत्र हैं, जो मतलब ये छाया वाले क्षेत्र हैं, तो ये मतलब किसके शासनकाल को यहाँ पर दर्शाते हैं? जो ये छाया वाले क्षेत्र हैं ये दर्शाते हैं किसके? शाहजहां के साम्राज्य को। ये दर्शाते हैं शाहजहां के क्षेत्र को, क्योंकि इसमें काबुल अफगानिस्तान शामिल था, जबकि गोलकुंडा उसके साम्राज्य के बाहर था। और गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा ये 1687 ईस्वी में अधिकृत कर लिया गया था, क्योंकि गोलकुंडा था यहाँ पर, यहाँ तक तो है उसका शासन था ही, तो उसने क्या किया? ये मतलब गोलकुंडा को भी अधिकृत कर लिया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी?
झगड़े की जड़ जो थी यही कंधार था। देखिए, देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के लिए शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना था, और दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना मतलब बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। नेक्स्ट है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जो है वो सामरिक महत्व के केंद्र के मतलब दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार जो था पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व केंद्र की दृष्टिकोण से मतलब एक धक्का पहुंचा, क्योंकि जो कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति यहाँ पर दुर्बल हो जाती थी, और शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। नेक्स्ट यहाँ पर बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? वो थे कौन? कविंद्राचार्य ने नेतृत्व किया था मतलब वहां पर जो है कर ये समाप्त करवा लिया था। इन्हें जो है ये सरस्वती की उपाधि धारण थी। बनारस और इलाहाबाद के लिए जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा लिया था शाहजहां से कविंद्राचार्य ने। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवि आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये किसने प्रदान किया था? शाहजहां ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह शाहजहां के वल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? शाहजहां का वल्ख अभियान था, इसका उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे वल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। बादशाह शाहजहां की कामना अपने पूर्वज बाबर की मृत्यु भूमि जो है मतलब ये मातृभूमि को पुनः अधिकृत करने की न होकर एक मतलब मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन की अधिक थी। उसके बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में अपने एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच जो है बफर राज्य बन सके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो राजकवि था कौन? कलीम। देख लेते हैं इसकी एक्सपीरियंस। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम अबू जलीह को राजकवि नियुक्त किया था। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में थे सईदाई, गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद काशी, शायब, सलीम मसीह, रफ़ी, फारूक मुनीर, सोदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक और दिलेरी, ये सभी थे। नेक्स्ट है, मुमताज महल का असली नाम था क्या? असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और ये मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किसमें? ये देखने को मिलता है कहाँ पर? ये देखने को मिलता है ताजमहल में। ये ताजमहल के निर्माण में शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनर, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्रित किया था। इसमें जो है ये भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है ताजमहल में। नेक्स्ट, निम्न में से किस बादशाह ने जो है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? ये करवाया था किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने मतलब इसका निर्माण करवाया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ये की थी किसने? शाहजहां ने। 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मलिक, ये सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है और आगरा में उसका राज्याभिषेक होता है। इसी ने राजधानी आगरा से कहाँ? शाहजहानाबाद मतलब कि दिल्ली स्थानांतरित की थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ स्मारक दिए हैं, एक तरफ उनके निर्माता दिए हैं। देखते हैं कौन निर्माता है किसका। अलाई दरवाजा दिल्ली में, और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ पर अलाई से अलाई याद रख सकते हैं, इसको जो है इससे कांटेक्ट करके। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ये बनवाया है अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा में ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा। ये जो है यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो मोती मस्जिद आगरा वाली कौन? शाहजहां, और मोती मस्जिद दिल्ली वाली ये बनवाता है कौन? औरंगजेब। तो दिल्ली औरंगजेब, आगरा शाहजहां।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? ये करवाया था किसने? शाहजहां ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अकबर के जो फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर जो है शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण मतलब भवनों का निर्माण करवाया और उसे जो है सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है, ये क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। और इस किले को पश्चिमी द्वार का नाम जो है तो क्या है? लाहौरी दरवाजा है तथा दक्षिणी द्वार का नाम ये दिल्ली दरवाजा है। ये याद रखिए, मतलब ये पूछा जा सकता है क्योंकि अब क्या है, मतलब जो भी पेपर होता है तो उसमें मतलब जो भी एग्जाम होता है तो उसमें पेपर कैसा आता है कि जो मतलब वो बहुत ही डीप में पूछता है। तो पश्चिमी दरवाजे का नाम क्या है? लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी का नाम है क्या? दिल्ली दरवाजा। नेक्स्ट है लाल किले के निर्माण का श्रेय, मतलब लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? तो अधिकारी कौन है? शाहजहां। कौन? शाहजहां। नेक्स्ट है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। किसके? शाहजहां के शासनकाल में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। नज्म उल बहरीन ये दारा की मूल रचना है। नेक्स्ट है इनमें से किसे जो है शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ये दी थी किसको? दारा शिकोह को। किसको? दारा शिकोह को। नेक्स्ट है दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था शेर अकबर शीर्षक के तहत। नेक्स्ट शेर अकबर के लेखक थे कौन? तो ये थे कौन? दारा शिकोह थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? तो ये रचना है इनकी कौन? मजम्मुल बहन। नेक्स्ट है दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा शिकोह को दफनाया गया था कहाँ पर? दिल्ली में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। दारा शिकोह को ये मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया था। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दे दी। 1659 ईस्वी में दारा का कत्ल कर दिया गया और उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे में दिल्ली में दफना दिया गया था। मतलब बहुत खतरनाक वाली बात है कि अलग अलग दफनाया गया था। तो क्वेश्चन भी मतलब पूछ सकता है अलग अलग। सिर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के ताजमहल में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे दिल्ली में। किंतु अनेक इतिहासों की पुस्तकों में जो है इसका वर्णन नहीं मिलता है और दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है। इसका उत्तर जो है सही यही है कि अतः इस प्रश्न का सही उत्तर दिल्ली मानना क्या है? अधिक उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? वो था कौन? दारा शिकोह था। दारा शिकोह था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ये मुगल काल को स्वर्ण युग कहने वाले हैं कौन? ये है A.L. श्रीवास्तव। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत 1526 से लेकर 1803 ईस्वी तक में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्य युगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है और केवल यह जो है कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जाता है। J.N. सरकार और V.S. सीमत शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। आर्य शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। तो मतलब अलग अलग इतिहासकार हैं, उनके अलग अलग स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? कोहिनूर हीरा ये दिया था किसने? मीर जुमला ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। यह मूल रूप से अर्दिस्तान का रहने वाला था। यह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चलाया और यहाँ से यह प्रारंभ में हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से ये 1626 से लेकर 1672 की
मतलब ईस्वी में सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त कर लेता है और बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5,000 का मनसब तथा उसके पुत्र मुहम्मद अमीन को 2,000 का मनसब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने भी मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने क्या किया, फिर औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा और दोनों में संधि हो गई। यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला और शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की उपाधि से जो है सम्मानित किया। इस अवसर पर मीर जुमला जो था अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया और इसी अवसर पर शाहजहां को उसने कोहिनूर हीरा भेंट दिया था, जो मूल्य तथा सौंदर्य में संसार में क्या अद्वितीय समझा जाता था। देखेंगे यहाँ पर अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ये किया था किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने ये बलबन के द्वारा सिजदा और पाबूस प्रथा मतलब दो थी शुरू की गई थी, इसको समाप्त कर दिया था। दोनों प्रथाओं को किसने? शाहजहां ने। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये मतलब क्लास अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।